नमस्ते विद्यार्थियों, मैं भगवान सिंह अजमेर क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों में इसे ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो सके। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये वीडियो मैं आपको 4:30 बजे उपलब्ध करा देता हूं, इसलिए आप इसे अपनी सुविधा के अनुसार देखें और इसके क्वेश्चंस को एक अलग रजिस्टर में नोट करें ताकि आपको एग्जाम के समय रिवीजन में आसानी रहे। तो आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करें। आपके इसमें मुख्य रूप से दो पॉइंट्स हैं। पहला जो पॉइंट आपके दे रखा है, जीएसटी परिषद की जो 42वीं बैठक हुई है और उसमें जो निर्णय लिए गए हैं उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा जो पॉइंट है वो है क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की जो 17 नवंबर को बैठक होने जा रही है उसके बारे में बात करेंगे। तो आप पहला क्वेश्चन देखिए। केंद्र सरकार ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के बकाया के मद में से राज्यों को कितने करोड़ रुपए जारी करने का फैसला किया है, जो कि 5 अक्टूबर की रात से लागू कर दिया गया है। तो राइट आंसर है 20,000 करोड़ रुपया। यानी कि केंद्र सरकार ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में जो राज्यों का बकाया था वो जो है जारी करने का फैसला किया है या निर्णय किया है। तो वो जो है जारी किया गया है धन 20,000 करोड़ रुपया। और ये जो है 5 अक्टूबर की रात से ही इसको लागू कर दिया गया इस फैसले को। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। जिन राज्यों को एकीकृत जीएसटी के हिस्से में 2017-18 के लिए कम प्राप्त हुआ, केंद्र सरकार उनके लिए संचयी रूप से कितने करोड़ रुपया जारी करेगी। तो राइट आंसर है 24,000 करोड़ रुपया। यानी कि जिन राज्यों को जो है जीएसटी जो है कर के रूप में 2017-18 के लिए कम जो है पैसा प्राप्त हुआ, तो उनके लिए जो है सरकार संचयी रूप से जो है 24,000 करोड़ रुपया जारी करेगी। और इसके अलावा यहाँ पर एक और बात, इस अवधि के दौरान यानी 17-18 के लिए जो है जिन राज्यों को जो है पैसा ज्यादा जो है गया है तो उनसे जो है पैसा वापस जो है लिया जाएगा। और जिनको जो है कम जो है पैसा प्राप्त हुआ है जिन राज्यों को 2017-18 के लिए, तो उनके लिए सरकार यानी केंद्र सरकार 24,000 करोड़ रुपया जो है जारी करेगी संचय रूप से। विद्यार्थियों, यहाँ पर क्योंकि पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन दोनों एक दूसरे से थोड़े मिलते हैं, इसलिए इन दोनों के बारे में मैं आपको थोड़ी और जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि इसमें और भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके। जीएसटी परिषद की 42वीं बैठक के बाद जो है यहाँ पर, क्योंकि आपको मैंने इस क्वेश्चन में पहले बता दिया कि जीएसटी परिषद की 42वीं बैठक हुई है और इस बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि राज्यों को एकीकृत जीएसटी के हिस्से में 2017-18 के लिए कम जो है धनराशि प्राप्त हुई है, तो उनके लिए केंद्र सरकार संचयी रूप से 24,000 करोड़ रुपया जारी करेगी, जैसा कि आपके क्वेश्चन भी दे रखा है। और विद्यार्थियों, यहाँ पर एक बात और है कि जैसा मैंने अभी आपको कहा कि जिन राज्यों को जो है इस अवधि के लिए ज़्यादा पैसा जो है दिया गया है या ज़्यादा पैसा जिनको प्राप्त हुआ है उनसे वो पैसा वापस लिया जाएगा जो ज़्यादा गया है उनके पास। यहाँ पर एक बात और है, वो ये कि इस साल जो है अब तक जो भी जीएसटी संग्रह किया गया है उसमें से 20,000 करोड़ रुपया राज्यों के लिए जारी किया गया है। जैसा कि आपके पहले क्वेश्चन में मैंने ये बात बता दी है कि राज्यों को जो 20,000 करोड़ रुपया जो है जीएसटी संग्रह में से दिया गया है, ये आपको मैंने पहले क्वेश्चन बता दिया। और दूसरे क्वेश्चन की बात जो अभी मैंने कही आपको कि 2017-18 के लिए जिन राज्यों को कम जो है पैसा प्राप्त हुआ है तो उनके लिए जो है केंद्र सरकार संचय रूप से जो है वो 24,000 करोड़ रुपया जारी करेगी। और जिनको ज़्यादा जो है पैसा प्राप्त हुआ है तो उनसे पैसा वापस लिया जाएगा उन राज्य सरकारों से। और विद्यार्थियों, यहाँ पर एक बात और है कि राज्यों को अप्रैल से जुलाई के लिए 1,51,000 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति की जरूरत होगी। ये निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री है उन्होंने कहा है कि राज्यों को अप्रैल से जुलाई तक के लिए 1,51,000 करोड़ रुपया की क्षतिपूर्ति की जरूरत होगी।
ऐसा उन्होंने कहा है। और यहाँ पर एक बात और कि जीएसटी परिषद ने जून 2022 के बाद भी जीएसटी उपकर जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। जीएसटी परिषद ने जून 2022 के बाद भी जीएसटी उपकर जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है और जीएसटी उपकर लगाए जाने की समय सीमा को जून 2022 तक समय सीमा को जून 2022 इसकी समय सीमा जो है वो जून 2022 तक है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि जीएसटी परिषद ने जून 2022 के बाद भी जीएसटी उपकर जारी रखने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है, यानी कि जीएसटी उपकर लगाए जाने की समय सीमा जून 2022 में पूरी हो जाएगी। तो इस परिषद में फैसला किया गया है कि जून 2022 के बाद भी जीएसटी उपकर को जारी रखा जाएगा। और विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बताऊं, वैसे तो आपको मालूम है कि 2017 में जीएसटी लागू हुआ था। जीएसटी जिसको हम हिंदी में बोले वस्तु एवं सेवा कर, और जिसको हम अंग्रेजी में बोले गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये यानी कि जीएसटी 2017 में लागू हुआ था। और उसके बाद राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए सतत जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर संग्रह कोष बनाया गया था, ताकि राज्यों को राजस्व का जो नुकसान होता है तो उसकी भरपाई इस कोष से की जा सके। और विद्यार्थियों, 2017 में ही क्षतिपूर्ति उपकर 5 वर्ष के लिए लागू किया गया था, यानी कि जीएसटी लागू किया गया 2017 में, और 2017 में ही जीएसटी और 2017 में ही क्षतिपूर्ति उपकर ये भी लागू किया गया। दोनों ही बातें आपको ध्यान रखनी है। 2017 में जीएसटी लागू हुआ और 2017 में ही क्षतिपूर्ति उपकर 5 वर्ष के लिए लागू किया गया था, जिसकी समय सीमा जून 2022 में पूरी हो जाएगी। क्योंकि 17 में लागू हुआ उपकर, तो 22 में यानी 5 साल के लिए लागू हुआ उपकर, क्षतिपूर्ति उपकर 5 साल के लागू हुआ, तो जून 2022 में इसकी समय सीमा पूरी हो जाएगी। और जैसा कि अभी मैंने आपको कहा कि जीएसटी परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया है कि ये क्षतिपूर्ति उपकर जून 2022 के बाद भी लागू रखा जाएगा, और ये उतनी अवधि के लिए लगाया जाएगा जो राजस्व अंतर को पूरा करने के लिए जरूरी होगा। तो यहाँ पर ये बात भी आपको ध्यान रखनी है विद्यार्थियों। एक बात और यहाँ पर कि जीएसटी ढांचे के तहत जीएसटी ढांचे के तहत जो टैक्स लगाया जाता है, तो उसमें स्लैब को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि जीएसटी ढांचे के तहत कर 5, 12, 18 और 28% के स्लैब में लगाए जाते हैं। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। जीएसटी ढांचे के तहत टैक्स जो लगाया जाता है तो 5, 12, 18 और 28% के स्लैब में लगाए जाते हैं, और उच्च दर से ये कर जो प्राप्त होता है, उसके अलावा आरामदायक तथा समाज के नजरिए से अहितकर वस्तुओं पर उपकर लगाया जाता है। विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने आपको कहा कि जीएसटी ढांचे के तहत 5%, 12%, 18% और 28% के स्लैब में टैक्स लगाया जाता है, और ये उच्च दर के रूप में जो टैक्स प्राप्त होता है, इसके अलावा आरामदायक और समाज के नजरिए से अहितकर वस्तुओं पर उपकर लगाया जाता है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो मैंने बोला है समाज के नजरिए से अहितकर, क्योंकि आप को मैंने जब यहाँ बोला कि उच्च दर से जो कर प्राप्त होता है, उसके अलावा आरामदायक तथा समाज की नजरिए से अहितकर वस्तुओं पर उपकर लगाया जाता है। तो विद्यार्थियों, आरामदायक वस्तुओं के बारे में तो आप जानते हो, परंतु यहाँ पर जो दूसरा आपके लिए मैंने बोला कि समाज के नजरिए से अहितकर वस्तुओं पर उपकर लगाया जाता है। तो विद्यार्थियों, समाज के नजरिए से अहितकर जो वस्तुएं, जिसमें आपके बीड़ी, सिगरेट, शराब, ये वो वस्तुएं हैं जो कि समाज में इनको गलत माना जाता है, यानी कि अहितकर माना जाता है। तो इन वस्तुओं पर जो उपकर लगाया जाता है, और उपकर से प्राप्त राशि का उपयोग राज्यों के राजस्व में कमी की भरपाई के लिए किया जाता है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो मैंने आपको अतिरिक्त जानकारी दी है,
इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये उपकर जो लगाया जाता है वो आरामदायक जो वस्तुएं हैं उनके लिए, उनके ऊपर, और समाज के नज़रिए से अहित का जो वस्तुएं हैं उन पर लगाया जाता है ये उपकर। और इस उपकर से प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग राज्यों के राजस्व में कमी की भरपाई के लिए किया जाता है। एक जो आपको ये भी ध्यान रखना है, जीएसटी ढांचे के तहत जो टैक्स लगाया जाता है तो वो किस किस स्लैब के रूप में, यानी कि 5%, 12%, 18% और 28% के स्लैब के रूप में लगाए जाते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है विद्यार्थियों, क्योंकि एग्जाम में कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जीएसटी से संबंधित निम्न से कौन सा तथ्य गलत है? तो सारी जानकारी जब आप जीएसटी के बारे में रखोगे तो फिर वो आप तुरंत पहचान जाओगे कौन सा तथ्य गलत है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी दी है। और एक बात जो और आपको याद रखनी है कि जीएसटी कब लागू हुआ, तो 2017 में, और क्षतिपूर्ति उपकर भी कब लागू हुआ, 2017 में, 5 वर्ष के लिए। ये अतिरिक्त जानकारी भी आपको याद रखनी है विद्यार्थियों। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक 6 अक्टूबर को कहां आयोजित की जा रही है? तो राइट आंसर है टोक्यो। विद्यार्थियों, आपको जानकारी होनी चाहिए कि क्वाड समूह की स्थापना जापान की पहल पर की गई थी और इसकी स्थापना चीन की आक्रामकता को रोकने के लिए की गई थी। चीन की आक्रामकता को रोकने के लिए, क्योंकि आप जानते हो कि चीन जो है आक्रामक रुख जो है अपनाए हुए है और इस आक्रामक रुख को रोकने के लिए ही जो है जापान की पहल पर ये स्क्वाड समूह का जो है निर्माण किया गया। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए दक्षिण चीन सागर में चीन अपने विस्तारवादी नीति को जो है आगे बढ़ा रहा है। इसी तरह से वहां पर कई द्वीपों पर उसने अपना अधिकार भी किया है। ताइवान पर भी जो वो अपना दावा जताता है कि ताइवान उसी का हिस्सा है। तो चीन की आक्रामकता को रोकने के लिए ही स्क्वाड समूह का जो है गठन किया गया था। और विद्यार्थियों, इसमें आपको स्क्वाड समूह में जो शामिल जो देश हैं उनके नाम आपको याद रखना है। जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, ये 4 देश हैं इसमें शामिल। तो यहाँ पर ये 6 अक्टूबर को टोक्यो में क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक होगी। तो बैठक है ये 6 अक्टूबर को हो रही है बैठक। तो इस बैठक में चीन की आक्रामकता को रोकने पर विचार किया जाएगा। तो विद्यार्थियों, आप अगला क्वेश्चन देखिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ब्रिक्स देशों का शिखर सम्मेलन कब आयोजित होगा? तो राइट आंसर है 17 नवंबर 2020 को। और विद्यार्थियों, आपको पता है ब्रिक्स जो है में कौन कौन से देश शामिल है? तो ब्रिक्स में नाम से पता पड़ रहा है, क्योंकि ब्रिक्स की जो स्पेलिंग है BRICS, ब्रिक्स। तो ब्रिक्स में जो है जो शामिल है, तो स्पेलिंग से नाम मालूम पड़ रहे हैं आपको। B से हैं ब्राजील, और R से हैं रूस, I से हैं इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका। और यहाँ पर तो ब्रिक्स के जो है देशों का ये जो है शिखर सम्मेलन होना है 17 नवंबर को। और विद्यार्थियों, आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों का जो है सम्मेलन हुआ जो है डिजिटल माध्यम से। तो अब ये ब्रिक्स के जो है शासनाध्यक्ष राष्ट्राध्यक्षों का जो ये सम्मेलन होगा। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। G20 सम्मेलन किस देश की मेजबानी में 20-21 नवंबर को आयोजित किया जाएगा? तो राइट आंसर है सऊदी अरब। विद्यार्थियों, G20 में जो देश शामिल है, तो आपको मालूम होना चाहिए G20 में जो है विकसित देश भी शामिल हैं और विकासशील देश भी। विकसित और विकासशील दोनों देश इसमें शामिल हैं। और यहाँ पर आपको एक जो है विशेष बात मैं आपको बताऊं, क्योंकि इनकी जो नाम है जैसे G15, G7, G8, ये जो नाम है G से मतलब जो है ग्रुप होता है। तो यानी कि जो है जिस ग्रुप में 7 देश है तो G7, जिसमें 8 है तो G8, जिसमें 15 है तो G15। तो यहाँ पर ये G20 जिसमें आपको लग रहा होगा कि G20 में जो 20 देश शामिल हैं, नहीं विद्यार्थियों, ऐसा नहीं है।
इस G20 जो है ग्रुप में जो है G20 में जो है 19 देश शामिल हैं और एक यूरोपीय संघ भी सदस्य के रूप में शामिल है। यानी कि G20 एक ऐसा संगठन है जिसमें देशों के साथ साथ एक दूसरा संगठन भी सदस्य के रूप में शामिल है। मैंने क्या कहा, 19 देश और एक सदस्य कौन, यूरोपीय संघ जो है वो शामिल है। इस तरह से यूरोपीय संघ को मिलाकर जो है टोटल होते हैं 20। और विद्यार्थियों आप जानते हो यूरोपीय संघ भी तो जो है यूरोप के देशों का एक संगठन है और वही एक सदस्य के रूप में G20 का जो है सदस्य है। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखना। तो विद्यार्थियों आप अगला क्वेश्चन देखिए। हेपेटाइटिस सी विषाणु की खोज के लिए किन वैज्ञानिकों को चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो राइट आंसर है हार्वे जे आल्टर और चार्ल्स एम राइस और माइकल हॉप्टन। विद्यार्थियों ये हार्वे जे आल्टर ये तो अमेरिका के हैं वैज्ञानिक, और बाकी दो जो नाम आपके दे रखे हैं चार्ल्स एम राइस और माइकल हॉप्टन ये ब्रिटेन के हैं। तो इन तीनों को संयुक्त रूप से जो है चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है संयुक्त रूप से। और विद्यार्थियों नोबेल जो है पुरस्कारों के बारे में आगे भी जो घोषणाएं होंगी, क्योंकि आपको पता है नोबेल जो पुरस्कार हैं वो जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें एक का तो आपने पढ़ ही लिया नाम, चिकित्सा के क्षेत्र में इनको 3 को दिया गया संयुक्त रूप से, इसको दिया गया मतलब जो है चुना गया है, इनको आगे जो है दिया जाएगा। तो इन 3 वैज्ञानिकों का चयन किया गया है जो है चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार के लिए। और आगे भी जो है नोबेल पुरस्कारों का जो है की घोषणा होगी, परंतु आपको मालूम है विद्यार्थियों कि नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। एक चिकित्सा, दूसरा रसायन, तीसरा भौतिकी, चौथा शांति, फिर 5वां साहित्य और छठा अर्थशास्त्र। तो 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। और इसके बारे में आगे जो है जब ये और आएंगे क्वेश्चन इस तरह से, तो वहां पर मैं नोबेल पुरस्कार के बारे में डिटेल्स में आपको जानकारी दूंगा। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। वैश्विक धन शोधन व आतंकवाद वित्त पोषण निगरानी संस्था, जिसका नाम है वित्तीय कार्रवाई कार्यबल, ब्रैकेट में आपकी जो दे रखा है FATF, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF की फुल फॉर्म आप याद रखना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसको हिंदी में बोले वित्तीय कार्रवाई कार्यबल, कहाँ स्थित है, जिसकी डिजिटल बैठक अक्टूबर महीने के उत्तरार्ध में होनी है। मैं इस क्वेश्चन को वापस रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको ये फुल फॉर्म बताई, इसलिए तो वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ। वैश्विक धन शोधन व आतंकवाद वित्त पोषण निगरानी संस्था वित्तीय कार्रवाई कार्यबल कहाँ स्थित है, जिसकी डिजिटल बैठक अक्टूबर महीने के उत्तरार्ध में होनी है? तो राइट आंसर है पेरिस, यानी कि वित्तीय कार्रवाई कार्यबल पेरिस में स्थित है ये संस्था। और विद्यार्थियों आपको मालूम होना चाहिए इसके बारे में कि जो है ये FATF जिसकी जो है अक्टूबर में जो है बैठक होनी जा रही है, अक्टूबर के उत्तरार्ध में, जिस क्वेश्चन में आपके दे रखा है उत्तरार्ध मतलब लास्ट जो है अक्टूबर के लास्ट वीक में इसकी बैठक होने जा रही है। अभी डेट तय नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पर यही जो लिखा है कि अक्टूबर के उत्तरार्ध में बैठक होगी इसकी। परंतु विद्यार्थियों यहाँ पर आपको मैं बताऊं इसके बारे में कि इस बैठक का महत्व ज्यादा इसलिए है क्योंकि इस बैठक में पाकिस्तान को ग्रे सूची में जो है ग्रे सूची की जो स्थिति है उस पर जो है फैसला किया जाएगा। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान के द्वारा जो है पाकिस्तान में जो आतंकवादियों को जो है फंडिंग होती है, तो उसकी वजह से जो है पाकिस्तान को जून 2018 में जो है ग्रे सूची में डाला गया था। तो इस जो है बैठक में फैसला होना है कि पाकिस्तान को ग्रे सूची में ही रखा जाए या उसको ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। और विद्यार्थियों आपको मालूम होना चाहिए कि जून 2018 में पाकिस्तान को जो ग्रे सूची में डाला गया था और पाकिस्तान से जो है 2019 के अंत तक धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण पर रोकथाम के लिए कार्रवाई करने की योजना को लागू करने के लिए कहा गया था। यानी कि
जून 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में आतंकवादी जो संगठन है उनको फंडिंग होती है, यानी वित्त पोषण होता है, तो इसीलिए जो है पाकिस्तान पर यह कार्रवाई की गई, उसको ग्रे लिस्ट में डाला गया। और फिर जो है कहा गया पाकिस्तान को कि आपके पास समय है 2019 तक, आप इन जो है आतंकवादी संगठनों को जो होने वाली फंडिंग है उस पर रोक लगाए। और ये जो समय है वो जो है 2019 तक का दिया गया था। परंतु विद्यार्थियों जो है आपको मालूम होना चाहिए, FATF की जो है जब बैठक हुई तो उसमें जो है पाकिस्तान को बचाने का, यानी ब्लैक लिस्ट में डालने से बचाने का कार्य किया तुर्की और जो है एक देश जो है इंडोनेशिया ने। तो वहां पर मलेशिया और यह तुर्की ने इसको रोकने का कार्य किया। यानी कि क्योंकि वहां पर चीन के साथ साथ इन दो देशों ने भी पाकिस्तान को जो बचाने का कार्य किया कि उसको आगे और समय दिया जाए, यह आतंकवादियों को फंडिंग पर रोक लगाने के लिए पाकिस्तान को और समय दिया जाए। इसलिए इन तीनों देशों के द्वारा जो है वो पाकिस्तान को बचाने का कार्य किया ब्लैक लिस्ट में डालने से। परंतु जो है और फिर बाद में जब बैठक हुई तो जो है ये कहा गया कि अब कोरोना का जो दौर चल रहा है, इसलिए पाकिस्तान जो है इस स्थिति में इस दौरान नहीं है कि वो इनको जो है आतंकवादी संगठनों को जो है फंडिंग जो रोकने में कार्रवाई कर सके, इनके खिलाफ कार्रवाई कर सके, इसलिए उसको थोड़ा और समय मिल गया कोरोना की वजह से। परंतु अब जो है ये बैठक जो होने जा रही है अक्टूबर में, तो इसमें जो फैसला होगा कि पाकिस्तान को ग्रे सूची में रखा जाए या उसको ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। अगर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया तो किसी भी वित्तीय संगठन के द्वारा या किसी भी देश के द्वारा पाकिस्तान को कोई जो है ऋण प्राप्त नहीं होगा। अभी तो उसको ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है, तो जो उसको सीमित रूप में उसको कर्ज प्राप्त होता है, यानी कि सीमित रूप में ही वित्तीय संस्थानों से जो है उसको ऋण दिया जाता है। परंतु अगर ब्लैक लिस्ट कर दिया गया तो उसको किसी भी तरह से ऋण प्राप्त नहीं होगा, न तो वित्तीय संस्थानों से नहीं और किसी अन्य देश से। तो यहाँ पर इसलिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। तो ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट दोनों की बात आपको ध्यान रखनी है, और ये क्वेश्चन जो आपके दे रखा है इसको तो खैर आपको याद रखना है ही। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। न्याय मित्र है बच्चों, यहाँ पर थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है। न्याय मित्र विजय हंसारिया की सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नई रिपोर्ट के अनुसार इस समय पूर्व व वर्तमान सांसदों व विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है 4859। विद्यार्थियों, आपको इसके बारे में मैंने पहले भी जानकारी दी थी, और आपको मालूम होना चाहिए कि यह मार्च 2020 में इनकी संख्या 4442 थी। यानी कि वर्तमान और पूर्व सांसद, यानी कि वो जो है व्यक्ति जो पहले सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, यानी कि पूर्व सांसद और विधायक, और वर्तमान में जो सांसद हैं विधायक हैं, तो इनके खिलाफ ऐसे पूर्व सांसद और वर्तमान सांसद विधायक जिनके खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं कोर्ट में, तो उनकी संख्या कितनी है? 4859, जो कि मार्च 2020 में कितनी थी ये संख्या? 4442। यानी कि ये मार्च 2020 से जब हम देखें अब तक तो ये संख्या बढ़ी है इनकी, और ये संख्या 4442 से हो गई 4859, यानी कि इनके आपराधिक मामले बढ़े हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो है सर्वोच्च न्यायालय को जो है सूचित किया गया न्यायमित्र विजय हंसारी की तरफ से कि जो है पिछले 2 साल में वर्तमान व पूर्व सांसदों व विधायकों के आपराधिक मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर इनकी प्रगति पर उच्च न्यायालय द्वारा सख्ती से निगरानी की आवश्यकता है। यानी कि उच्च न्यायालय, क्योंकि जो है इनके खिलाफ जो मामले चल रहे हैं, जो है पूर्व व वर्तमान सांसदों के खिलाफ मामले चल रहे हैं, तो कई ऐसे मामले जो है जो निचली अदालतों में चल रहे हैं, तो इसमें कहा गया कि निचली अदालत में चल रहे इनके मामलों की निगरानी उच्च न्यायालय करे। अलग अलग राज्यों की जो उच्च न्यायालय हैं, वो उच्च न्यायालय जो है निचली अदालतों में चल रहे इनके मामलों पर निगरानी रखे, और ताकि जो है इन मामलों को जल्दी
निपटाया जा सके। और कई मामले तो ऐसे भी हैं जो उच्च न्यायालयों में चल रहे हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर ये संख्या दोनों ही आपको याद रखनी, 4,859 और ये 4,442 दोनों याद रखनी है। यानी कि माह 2020 में 4,442 थी, जो कि अब जो है 4,859 हो गई है। तो विद्यार्थियों आप अगला क्वेश्चन देखिए। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट स्टैंड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, जिसका शॉर्ट नेम आपके ब्रैकेट में लिखा है स्मार्ट। तो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफल परीक्षण कहां किया गया? तो राइट आंसर है व्हीलर द्वीप। विद्यार्थियों आपको पता है व्हीलर द्वीप ओडिशा के तट पर स्थित है और इसका नाम जो है एपीजे कलाम के नाम पर है, एपीजे कलाम जो है द्वीप। तो यहाँ पर जो है इस मिसाइल का परीक्षण किया गया है। तो आप शॉर्ट रूप में इसका नाम याद रख लेना स्मार्ट, और पूरा नाम भी आपको याद रखना है। कई बार होता है एग्जाम में पूरा नाम दे देते हैं, तो पूरा नाम आपके लिखा हुआ है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पेडो, यानी कि स्मार्ट। तो इसका परीक्षण सफल रहा है और कहां से किया गया ये आपको याद रखना है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस राज्य में 13 मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की योजना के बारे में कहा है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। यानी कि इन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में 13 मेडिकल कॉलेज जो है वो बनाए जाएंगे, ताकि जो है राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो सके। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर है बैडमिंटन। विद्यार्थियों जो है आपको मालूम होना चाहिए कोरोना का जो दौर चल रहा है, तो अब खैर क्योंकि बैडमिंटन और अन्य खेलों की गतिविधियां रुकी हुई है, तो यहां पर आपको मालूम होना चाहिए कि अब जो है आगे डेनमार्क ओपन होना है। डेनमार्क ओपन आप जानते हो बैडमिंटन से संबंधित है। तो डेनमार्क ओपन के होने के साथ ही जो है बैडमिंटन की जो है खेल की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। तो इस जो है डेनमार्क ओपन में लक्ष्य सेन भी जो है वो भाग लेंगे। तो विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। और तो विद्यार्थियों ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।